चलिए, डलहौजी के शासनकाल में अगर देखा जाए तो सबसे फेमस जो पॉलिसी थी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इट मीन्स डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो हड़प नीति थी, एक्चुअली ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यवगत का जो सिद्धांत था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1844 में। 1840 में ही इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, ठीक है, कंपनी के जो निदेशक लोग थे, उनके द्वारा ये पॉलिसी पहले ही आ चुकी थी 1844 में। बट इसे बाकी के जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट किया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसलिए ये जो पॉलिसी है ये सबसे ज़्यादा किसके नाम से हम देख पाते हैं, अटैच कर पाते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है, बात क्लियर हो गई अपनों को। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वेयर बाई अब ये पॉलिसी में होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो इसे इम्प्लीमेंट किसने किया है, तो आंसर मिल जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, तो वो आप लोग पहले से जानते हैं, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि किसी इंडियन टेरिटरी में, यदि किसी भारतीय राज्य में जो शासक शासन कर रहा है, जो रूलर रूल कर रहा है, यदि उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं होता है, अगर उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वो यदि वो किसी को एडॉप्ट करता है, यदि वो किसी सक्सेसर या उत्तराधिकारी को अगर वो एडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तो इस एडॉप्टेड को, इस गोद लिए हुए सक्सेसर को या उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, इसे शासक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी भी रूलर का एक नेचुरल हेयर नहीं है, कोई वास्तविक अगर उसका पुत्र नहीं है, सक्सेसन नहीं है, तो यदि उसने किसी को एडॉप्ट किया है, किसी को अगर गोद लिया है, तो उसे सक्सेसर नहीं माना जाएगा। और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन टेरिटरी में एनेक्स कर लिया जाएगा। ठीक है, दिस पॉलिसी इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पद्धति को, इस नीति को, इस आइडिया को, इस प्रैक्टिस को कहा जाता है लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है, डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वेयर बाई in the absence of a natural heir, the sovereignty of Indian states was to lapse to the British and such rulers were not permitted to adopt a son to inherit their kingdoms। ठीक है, तो यदि ऐसे कोई रूलर्स हैं जिनका कोई भी नेचुरल हेयर नहीं है, तो उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया जाएगा, और ऐसे राजाओं को, ऐसे रूलर्स को एडॉप्ट करने का राइट नहीं होगा, इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, या ये गोद लेते भी हैं तो उन्हें सक्सेसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि डलहौजी हिमसेल्फ वाज नॉट द ऑथर ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, क्योंकि ये जो डॉक्ट्राइन था, ये जो सिद्धांत था, ये 1844 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही दिया जा चुका था। ठीक है, इसे सिर्फ इन्होंने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। बट क्योंकि इसे सिर्फ इन्होंने ही इंप्लीमेंट किया है, इसलिए ये इनके नाम से ही क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। ठीक है, एज पर द डॉक्ट्राइन ऑन द फेलियर ऑफ अ नेचुरल हेयर द सोवर्निटी पास्ड ऑन द पैरामाउंट पावर। तो जो सोवर्निटी होती है वो किसे पास कर दी जाती है, किसे मिल जाती है, तो देश की जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर है, इट मींस ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया टेरिटरी में शामिल कर दिया जाता है। ऑल्दो इट वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ डलहौजीज प्रेसिडर्स, बट ही फाउंड इट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सटेंडिंग कंपनीज टेरिटरीज। तो देखिए, इस पॉलिसी को इनके पहले के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया, इसे लागू नहीं किया। इसे लागू किया डलहौजी ने, क्योंकि वो अपने इस ईस्ट इंडियन टेरिटरी को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपांड करना चाह रहे हैं। तो ईस्ट इंडियन टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिसी को फॉलो किया था, वो किया था किसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, यानी कि हड़प नीति को। ठीक है, जिसके माध्यम से यदि किसी भी स्टेट का कोई, किसी भी राज्य का कोई अगर नेचुरल हेयर नहीं है, तो उसका जो राज्य है वो लैप्स हो जाता है और वो किसमें शामिल कर दिया जाता है, ब्रिटिश टेरिटरी में। ठीक है, तो ये बात हो गई है। यहाँ पे डलहौजी की अगर बात करें तो इन्होंने इस पॉलिसी को अप्लाई तो किया था, लेकिन किन स्टेट्स पर किया था, किन राज्यों पर किया था, तो हम बोलेंगे भारतीय राज्यों पर। भारत में जो स्वतंत्र रियासतें थी, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन पर। देखिए, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे या जो राज्य थे, इन्हें हम बोलते हैं, ये 3 कैटेगरी के हुआ करते थे, ये 3 श्रेणियों के हुआ करते थे। और इन 3 कैटेगरी के स्टेट्स में से इन्होंने इस
इस डॉक्ट्राइन को, इस सिद्धांत को अप्लाई किया था किस पर? ऑन डिपेंडेंट स्टेट्स पर। जो डिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो आश्रित राज्य थे, उन्हीं पर इसे अप्लाई किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को किन पर अप्लाई किया गया था, तो हम बोलेंगे डिपेंडेंट स्टेट्स पर। आश्रित राज्यों पर ही इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। डलहौजी प्रैक्टिकली अप्लाइड दिस डॉक्ट्राइन ऑन डिपेंडेंट स्टेट्स ओनली। द डिपेंडेंट स्टेट्स वर वन ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट एज फॉलो। तो जो डिपेंडेंट स्टेट हैं वो 3 कैटेगरी की में से एक कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं। अब जो कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किन स्टेट्स की, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं। तो पहली जो कैटेगरी आती है वो स्वतंत्र राज्यों की आती है, जिन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा जाता है। इट मींस कौन से स्टेट्स होंगे जो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे? दोस रूलर्स हु डिड नॉट पे एनी ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसे राज्यों के शासक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी राजस्व या कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, दोस रूलर्स हु डिड नॉट पे एनी ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेवर एक्सेप्टेड द पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, और वो ब्रिटिश पावर को, ब्रिटिश अथॉरिटी को, ब्रिटिश सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्चता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे राज्य जिनके राजा कोई भी टैक्स नहीं पे करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश सर्वोच्चता को जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, ऐसे स्टेट्स को कहा जाता था इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राज्य। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है प्रोटेक्टेड एलाइज की। ठीक है, क्या आती है? प्रोटेक्टेड एलाइज। इट मींस की जो प्रोटेक्ट किए गए हैं, जिनकी रक्षा की जा रही है। ठीक है, तो रक्षा की गई है जिनकी, उन एलाइज की अगर बात करें तो दोस स्टेट्स एंड राजास हु हैड एक्सेप्टेड द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऐसे राज्य जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्वोच्चता को, उनकी सुप्रीमेसी को, उनकी सोवरेनिटी को क्या किया हुआ है? एक्सेप्ट किया हुआ। ठीक है, दोस स्टेट्स एंड राजास हु हैड एक्सेप्टेड द पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पेड अ रेगुलर ट्रिब्यूट, और साथ ही वो रेगुलर ट्रिब्यूट भी पे करते हैं, राजस्व भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं। दे वर कॉल्ड प्रोटेक्टेड स्टेट्स। इन राज्यों को क्या कहा जाता है? दे वर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड एलाइज। इन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टेड एलाइज। इट मींस रक्षक संघ जो एलाइज हैं वो। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट स्टेट्स, आश्रित राज्य। दोस राजास एंड चिफ्टेन्स who had been placed or installed on the throne by the British government and had been given letter of authority by their reinstallation as rajas were called as dependent states. तो dependent states किन्हें कहा जाता है? ऐसे राजा या ऐसे सरदार who had been placed on or installed on the throne by the British government and had been given letter of authority from their reinstallation as rajas. तो ऐसे राज्य जिन्हें, ऐसे राज्य या ऐसे सरदार किन्हीं राज्यों के, किन्हीं टेरिटरीज के, जहां पे अपॉइंटमेंट या जो इंस्टॉलेशन होता है, जहां पे सक्सेसर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो ब्रिटिशर्स से परमिशन लेने के बाद किए जाते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी मिलने के बाद किए जाते हैं। ठीक है, इन ऐसे स्टेट्स को क्या कहा जाता था? डिपेंडेंट स्टेट्स। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस राजास एंड चिफ्टेन्स हु हैड बीन प्लेस्ड और इंस्टॉल्ड ऑन द थ्रोन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऐसे राजा या ऐसे सरदार जिन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, जिन्हें किसने इंस्टॉल किया है, जिन्हें किसने अपॉइंट किया है, तो हम बोलेंगे कि इन्हें इंस्टॉल किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, गद्दियों पर या थ्रोन्स पर। एंड हैड बीन अ गिवन लेटर ऑफ अथॉरिटी, और इन्हें क्या दिया जाता है? लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया जाता है फॉर देयर री इंस्टॉलेशन एज राजास, और उन्हें उस पद पर पुनः अपॉइंट करने के लिए भी क्या दिया जाता है? एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया जाता था। ठीक है, ऐसे स्टेट्स को कहा जाता था डिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, आश्रित राज्य। अब यहाँ पे इन आश्रित राज्यों पर ही कौन सी पॉलिसी अप्लाई होती है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। द सेकेंड कैटेगरी मेंशन्ड अबव नीडेड टू टेक नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द कंपनी फॉर एडॉप्टिंग सन टू सक्सीड टू थ्रोन। ठीक है, अब जो सेकेंड कैटेगरी मैंने बताई थी, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एलाइज। ठीक है, जिसे प्रोटेक्टेड एलाइज कहा जाता है, जो ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी पे करते हैं और उनकी सुप्रीमेसी को, उनकी पैरामाउंटेंसी को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं जिनके बारे में हमने बात की है, इन्हें ये जरूरत होती है, इन्हें ये नेसेसरी परमिशन लेना पड़ता है कंपनी से
फॉर एडॉप्टिंग सन टू सक्सीड टू थ्रोन। तो ऐसे जो प्रोटेक्टेड एलाइज थे उनके लिए कंडीशन ये थी कि उन्हें कंपनी से पहले परमिशन लेना पड़ती थी यदि वो किसी भी सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को क्या करते थे, एडॉप्ट करते थे। ठीक है, उनके साथ ये नेसेसरी कंडीशंस थी, नेसेसिटी थी कि दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, व्हेन दे वर एडॉप्टिंग एनी सक्सेसर फॉर देयर स्टेट्स और वी कैन से फॉर देयर थ्रोन। ठीक है, द परमिशन वाज डिपेंडेंट ऑन पर्सनल व्हीम और विश ऑफ ब्रिटिश। तो ये जो परमिशन है ये ब्रिटिश कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दें या ना दें। इट वॉज थर्ड कैटेगरी विच वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट सन एट ऑल। और ये जो तीसरी कैटेगरी थी उन पर ये अप्लाई किया गया था कि वो किसी को भी सक्सेसर के रूप में एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी गोद नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी उस समय पर हुआ करती थी इंडियन स्टेट्स की, भारतीय राज्यों की, जिन्हें हम बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एक प्रोटेक्टेड एलाइज और तीसरे आते हैं डिपेंडेंट स्टेट्स। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो सिद्धांत था वो किन स्टेट्स पर लागू हुआ था, तो आप लोग कहेंगे डिपेंडेंट स्टेट्स पर, इट मींस आश्रित राज्यों पर। और आश्रित राज्यों की जो कंडीशंस थी वो ये थी कि इन्हें क्या लेना पड़ता था, इन्हें एक अथॉरिटी, लेटर ऑफ अथॉरिटी लेना पड़ती थी। ठीक है, जब भी इनके थ्रोन पर, इनकी गद्दियों पर किसे अगर इंस्टॉल किया जाता था तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन। इस पद्धति को जो अप्लाई किया गया है, किस तरह से इसको अप्लाई किया गया है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया गया है, इसे किस तरह से लागू किया गया है, किन किन राज्यों पर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एप्लीकेशन का मतलब होगा किस तरह से इसे अप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए अब जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि ये जो पद्धति या जो सिद्धांत था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसे कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया गया है, कहाँ कहाँ पे इस पद्धति का, इस सिद्धांत का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका यूज़ किया गया है तो कहाँ किया गया है, वो किया गया है सतारा स्टेट पर। ठीक है, कहाँ पर, सतारा। सतारा की बात की जाए तो आप सभी को पता है सतारा कहाँ पर आता है, सतारा आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक सिटी है, एक शहर है जिसे हम जानते हैं सतारा के नाम से। और आप सभी को पता है सतारा जो था, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को इंस्टॉल किया गया था, उन्हें अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है, पेशवाओं के पीरियड में, पेशवाओं के शासनकाल के समय मराठा साम्राज्य में जो छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे उन्हें सतारा में ही क्या किया गया था, आश्रय जो उनका था, उनका जो निवास स्थान था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था वो सतारा था। ठीक है, लेकिन जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसके बाद पेशवाशिप कैंसिल कर दी जाती है, पेशवाशिप खत्म कर दी जाती है। ठीक है, और जो अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव सेकंड, उन्हें भेज दिया जाता है कहाँ पे, बिठूर। बिठूर जो लखनऊ के पास, बिठूर जो कानपुर के निकट है, कानपुर के पास है, वहां पे उन्हें भेज दिया जाता है और बाद में और उन्हें पेंशन दे दी जाती है। ठीक है, और फिर पेशवाशिप समाप्त हो गई। अब क्या होता है कि जो बेसिक रूलर्स थे, जो मूल रूलर्स थे, जो वास्तविक शासक थे महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के, वो थे छत्रपति। तो एक शिवाजी के जो वंशज थे, छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे हुआ करते थे एक, उन्हें यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है 1818 में, और सतारा में उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यही बात करते हैं हम जब किसकी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, तो 1848 के अराउंड, लगभग 1848 के लगभग, 1848 के अराउंड जो सतारा के शासक थे, जो सतारा के रूलर्स थे, उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई भी सक्सेसर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है सतारा में। और आप सभी को पता है 1848 में ही ये आ जाते हैं इस पद्धति के साथ, और सतारा को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, द राजा ऑफ सतारा डाइड इन 1848 विदाउट लिविंग एनी नेचुरल हेयर। तो इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने किसी, या इनका कोई भी सक्सेसर नहीं था, इनका कोई भी रियल सक्सेसर नहीं था, वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था। हाउएवर ही हैड एडॉप्टेड अ सन बिफोर हिज डेथ। हालांकि उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले अपने एक बच्चे को एडॉप्ट किया हुआ था, एक बच्चे को क्या किया था, अपना गोद लिया हुआ था अपने बेटे के रूप में, अपने बच्चे के रूप में। बट दिस एडॉप्शन वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट ही हैड नॉट टेकन द सैंक्शन फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इस एडॉप्शन को अप्लाई नहीं किया जाता है, इसे परमिशन नहीं दी जाती। ठीक है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट अ डिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी लाइक दैट ऑफ सतारा could not pass on to an adopted son without the consent of the paramount power. Satara was thus annexed to the British Empire. This annexation was unjust because British had entered into a treaty on the basis of equality.
ठीक है। अब आप ये समझें कि ये सारी की सारी जो मैंने डिस्कशन की उसमें सिर्फ मोटी मोटी बात यह है कि 17 की जो एडॉप्शन था उसे अप्लाई नहीं किया गया, उसे मान्यता नहीं दी गई है। उसका बेसिक रीजन यही है कि जो पद्धति है, जो नीति है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डिपेंडेंट स्टेट्स को इस तरह की एक्टिविटी में अब लागू नहीं करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी को अब अप्लाई नहीं किया जाएगा कहाँ पे, डिपेंडेंट स्टेट्स में, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है और 17 को एनेक्स कर लिया जाता है 1848 में सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज दैट विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट वाज एनेक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द आंसर विल बी सतारा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सतारा कहां पर था, वेयर इज सतारा इज लोकेटेड, इन विच स्टेट सतारा इज लोकेटेड। तो आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। किस वंश के रूलर्स रूल कर रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उन्हीं का वहां पे शासन हुआ करता था, ठीक है। और मराठा साम्राज्य में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब छत्रपति साहू महाराज का शासन होता है, या उनसे भी अगर हम पहले देखें, साहू महाराज से भी अगर पहले देखें, तो राजाराम जो छत्रपति राजाराम नियुक्त होते हैं और वो अर्काट से जब लौटते हैं, अर्काट या जिंजी से जब वो लौटते हैं, जिंजी से जब वो वापस आते हैं तो वो अपना गढ़ या अपना आश्रय कहां पर बनाते हैं, सतारा में, ठीक है। तो राजाराम के समय से ही सतारा जो था वो छत्रपतियों का एक निवास स्थान बन चुका था, एक आश्रय स्थल बन चुका था, ठीक है। फिर साहू महाराज जो 18 सालों तक कैद में रहते हैं औरंगजेब की, जब वो 1707 या 1707 में बहादुर शाह प्रथम के द्वारा छोड़े जाते हैं, जब उन्हें फ्री कर दिया जाता है, तब वो भी अपना निवास कहां पर बनाते हैं, सतारा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो स्टेट था वो नागपुर था। तो अगले स्टेट की बात की जाए तो हम बात करेंगे नागपुर की, ठीक है। नागपुर आप सभी को पता है, नागपुर भी कहां पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। और नागपुर में कौन रूल किया करता था, तो आप सभी को पता है कि जो मराठा साम्राज्य के ही सरदार थे, मराठा साम्राज्य या मराठा कॉन्फेडरेसी ही हुआ करती थी नागपुर, मराठा संघ का ही एक हिस्सा था महाराष्ट्र में, जहां पे जो मराठा साम्राज्य के ही जो सरदार थे, ठीक है, वही लोग रूल किया करते थे। अब देखिए मराठा जो नागपुर के राजा थे, जो मराठा सरदार थे, उनकी अगर बात करें तो हेड डाइड इन 1853, उनकी मृत्यु हो जाती है 1853 में। एंड बिफोर हिज डेथ ही हैड डायरेक्टेड हिज रानी टू एडॉप्ट अ सन। तो अपनी मृत्यु के पहले ही अपनी क्वीन को, अपनी रानी को ये निर्देश देते हैं कि वो एक बेटे को, एक पुत्र को क्या कर लें, एडॉप्ट कर लें। रानी एडॉप्टेड यशवंत राव, रानी एक व्यक्ति को, एक पुत्र को एडॉप्ट करती है जिसका नाम होता है यशवंत राव, एज पर हिंदू कस्टम्स एंड लॉस, अपने हिंदू नियम कानून और पद्धति के अनुसार। बट दिस एनेक्सेशन वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डलहौजी एंड नागपुर वॉज एनेक्स्ड। लेकिन इस एडॉप्शन को किसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसने मान्यता नहीं दी है, तो आंसर होगा डलहौजी ने, और नागपुर को एनेक्स कर लिया जाता है अराउंड 1853, 1853 के अराउंड क्या कर लिया जाता है, नागपुर को क्या कर लिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है, नागपुर को शामिल कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो स्टेट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे झांसी। सबसे ज्यादा फेमस जो स्टेट है वो कौन सा है, झांसी। और आप सभी को पता है झांसी जो स्टेट है वो कहाँ आता है, वो आता है यूपी में। यूपी में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, जो बुंदेलखंड एरिया है, उसी में झांसी राज्य हुआ करता था, झांसी स्टेट हुआ करता था, ठीक है। और ये भी एक मराठा प्रिंसिपैलिटी ही थी, मराठा साम्राज्य, मराठा संघ का या मराठा राज्य का ही एक हिस्सा था, साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, जहां पे मराठी रूलर्स ही रूल किया कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ राव रामचंद्र इन 1835, 1835 में यहाँ के जो रूलर थे रामचंद्र राव, इनकी राव रामचंद्र की डेथ हो जाती है। हिज एडॉप्टेड सन हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश हु प्लेस्ड रघुनाथ राव ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी, ठीक है। अब इनका जो एडॉप्टेड सन था रघुनाथ राव, उसे ब्रिटिशर्स की द्वारा परमिशन मिल जाती है रघुनाथ राव को, ठीक है। रघुनाथ राव झांसी की गद्दी पर बैठ जाते हैं। रघुनाथ राव वो सक्सीडेड बाय गंगाधर राव, रघुनाथ राव के बाद उनके पद पर कौन बैठते हैं, गंगाधर राव, ठीक है। गंगाधर राव पद पर बैठ जाते हैं। और हु वॉज डाइड इन 1853, और 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गंगाधर राव की अगर बात करें तो इन्हीं की वाइफ थी, इन्हीं की पत्नी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो गंगाधर राव की डेथ हो जाती है 1853 में। बिफोर हिज डेथ ही हैड एडॉप्टेड आनंद राव, तो अपनी मृत्यु के पहले ही इन्होंने किसे एडॉप्ट किया हुआ था, आनंद राव को, जो इनका पुत्र था, ठीक है। क्योंकि इनका जो रियल पुत्र था, इनका जो रियल सक्सेसर था, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, आनंद राव को गोद ले लेते हैं एज हिज सन। डलहौजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम एज द एनेक्स्ड हिम एंड एनेक्स्ड द स्टेट ऑफ झांसी, ठीक है।
तो जो डलहौजी था वो एक्सेप्ट नहीं करता है इस एडॉप्शन को, इस गोद लिए हुए बच्चे को, और क्या कर लेता है 1853 के अराउंड झांसी को एनेक्स कर लेता है, झांसी को अधिग्रहित करने के आदेश जारी कर देता है अराउंड 1853 1853 के लगभग। ठीक है, अब ये जो गंगाधर राव की जो वाइफ थी, गंगाधर राव की जो पत्नी थी, इट मींस क्वीन या रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई इस चीज का, इस बात का काफी ज्यादा अपोज करती है, काफी ज्यादा विरोध करती है, और 1857 का जो रिवेंज था, जो रिवोल्ट था, उसमें रानी लक्ष्मीबाई एक मुख्य लीडर के रूप में उभर कर आती है। ठीक है, लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द म्यूटनी ऑफ 1857 इन ऑर्डर टू टेक हर रिवेंज, क्योंकि वो यहाँ पे अपना बदला लेना चाहती है, अपने झांसी पर जो एनेक्सेशन हुआ है इसका बदला लेना चाहती है 1857 में। ठीक है, तो झांसी में क्या होता है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो म्यूटनियर्स थे, जो रिवोल्टर्स थे, वो झांसी को कंट्रोल कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे भाग जाते हैं। ठीक है, और जो एनेक्सेशन रिवोल्टर्स करते हैं झांसी को, और फिर वो झांसी सौंप देते हैं अराउंड जून के लगभग, किसे, लक्ष्मीबाई को। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी मिल जाता है फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में। इस दौरान वो अपनी झांसी को प्रोटेक्ट कर लेती है, व्यवस्था बना लेती है सारी रक्षा की, और फिर जब ब्रिटिशर्स आते हैं तब रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है सरेंडर करने के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई फिर सरेंडर करने से इनकार कर देती है, और एक युद्ध लड़ा जाता है झांसी में। उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को की अगर बात करें तो उनकी हार होने वाली होती है, या फिर वो एक वीक पोजीशन पर होती हैं, क्योंकि उनके किले की जो दीवार है वो तोड़ दी जाती है, उसमें अटैक किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने किले से भागकर, अपने किले से निकलकर जाती है कालपी नामक स्थान पर, कल्पी में शरण लेती, कल्पी में जाती है, और कालपी से फिर ये जाते हैं किसके साथ में मिल जाती हैं, तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे के साथ मिलकर ये अटैक करते हैं ग्वालियर पर, और ग्वालियर को एनेक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्वालियर को जीतने के बाद ही वहीं पर इनका युद्ध होता है ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ, जिसमें कि जो ब्रिटिश कमांडर होता है ह्यूरोज, और ह्यूरोज के साथ युद्ध करते ही रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक महान क्रांतिकारी, हम बोल सकते हैं एक महान लेडी है इंडिया की, एक महान क्वीन थी, जिन्होंने काफी अच्छी तरह से रन किया था अपनी प्रिंसिपलिटी, अपने स्टेट को। लेकिन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वो शहीद हो जाती हैं, और इसके बाद हम देखें तो पूरे इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई को ही ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ रिवेंज, एज अ रिवोल्ट के चेहरे के रूप में, एज अ 1857 के रिवोल्ट के मेमोरी के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो हमने बात की झांसी की, झांसी को एनेक्स किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जिसका नाम है संबलपुर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संबलपुर की। संबलपुर जो स्टेट है, जो राज्य है, ये आता है कहां पर, ये आता है उड़ीसा में। ठीक है, ओडिशा में। तो ओडिशा का जो संबलपुर स्टेट था, यहाँ की अगर बात की जाए, इन द केस ऑफ संबलपुर द डिजीज्ड राजा हैड नॉट एडॉप्टेड एनी सन, तो यहाँ के शासक ने, यहाँ के राजा ने किसी भी बेटे को, किसी भी पुत्र को एडॉप्ट नहीं किया था, किसी भी गोद नहीं लिया था। ठीक है, और जब गोद ही नहीं लिया तो फिर आप सभी को पता है कि इजीली इसे एनेक्स कर लिया जाएगा। तो इन 1849 before his death he had expressed the views that his people might obtain the protection of the British after his death। तो उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ जाएगी। देन क्या होता है, कंसिक्वेंटली द डलहौजी एनेक्स द स्टेट ऑफ संबलपुर, और डलहौजी संबलपुर को एनेक्स कर लेते हैं 1849 1849 में। ठीक है, तो 1849 में संबलपुर जो उड़ीसा में, उसे एनेक्स कर लिया जाता है बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि डलहौजी की इस हड़प नीति के तहत। फिर हम बात करते हैं जैतपुर की। जैतपुर जो स्टेट आता है, अगेन ये जो राज्य था, ये बुंदेलखंड में आता है। इट मींस कि हम बोलेंगे कि ये यूपी का स्टेट था जैतपुर, यूपी का एक राज्य हुआ करता था जैतपुर। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए, सेम कंडीशन थी। यहाँ पर भी जो रूलर्स थे, उनके द्वारा किसी को भी एनेक्स एडॉप्ट नहीं किया गया था, गोद नहीं लिया गया था। इसी कारण जो रूलर्स है, उनकी डेथ हो जाती है 1849 में, विदाउट लिविंग एनी इशू, जो किसी भी सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो 1849 में, 1849 में इन दोनों स्टेट्स को एक साथ एनेक्स किया जाता है, जैतपुर यूपी में और संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें 1848 में सतारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं संबलपुर,
एंड जेतपुर, ठीक है, संबलपुर एंड जेतपुर आ जाते हैं सेकेंड नंबर पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ बघात की। तो बघात का जो एनेक्सेशन होता है, बघात का जो ऑक्यूपाई होता है उसकी बात की जाए, बघात, ठीक है। बघात की बात करें तो ये एक स्टेट था, एक राज्य था, कहां पर, पंजाब में। तो पंजाब का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, इट वॉज अ पिटी हिल स्टेट इन पंजाब। तो पंजाब का एक छोटा सा पहाड़ी स्टेट था, पहाड़ी राज्य था, एंड वॉज एनेक्स्ड फॉर वांट ऑफ नेचुरल हेयर टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर इन 1850। तो 1850 में ही वहां के जो रूलर थे वो बिना किसी सक्सेसर के, बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और 1850 में इस बघात स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता है। तो 1850 में बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बघात का एनेक्सेशन हो जाता है, और ये पंजाब का राज्य था, ठीक है, एक छोटा सा हिली स्टेट। तो इस तरह से हमने बात की। अब हम बात करते हैं एक और स्टेट की जिसका नाम था उदयपुर। उदयपुर जो छत्तीसगढ़ का एक स्टेट होता है, उदयपुर जो कहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो CG इट मीन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक राज्य था उदयपुर। उदयपुर में भी कंडीशन सेम थी। द स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश डोमिनेशन इन 1852। तो ब्रिटिश डोमिनियन में आ जाता है, ब्रिटिश डोमिनेशन में आ जाता है इन 1852 1852 में बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के द्वारा। व्हेन इट्स रूलर डाइड लीविंग नो हेयर टू द थ्रोन, जब इनके शासक या यहाँ के शासक बिना किसी सक्सेसर के उनकी मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है, उसके बाद इस स्टेट को भी क्या कर लिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है। अब आप लोग देखें कि टोटल जो स्टेट्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल मैंने कहा था 7 स्टेट्स होते हैं जिन्हें हड़पा जाता है। और सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर सतारा 1848, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं आपके कौन कौन से, संबलपुर एंड उड़ीसा। तो हम ये थर्ड नंबर दे देते हैं कि ईयर सेम ही है। फिर हम बात करें नेक्स्ट 1850 में, तो फोर्थ नंबर पर आ जाता है आपका बघात। 1850 में इसको एनेक्स्ट किया जाता है। फिर 1852 की बात की जाए, 1852 की बात की जाए तो उदयपुर आ जाता है 5वें नंबर पर। और फिर 1853 में हम देखते हैं नागपुर, और फिर 1853 में आ जाता है झांसी। इस तरह से इन 7 स्टेट्स को एनेक्स किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए, डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के जरिए, ठीक है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, यहीं पर हम समझ लेते हैं कि आखिर इस पद्धति का इतना ज्यादा विरोध क्यों हुआ है, इतना ज्यादा इसका क्रिटिसाइज क्यों किया गया, ठीक है। क्रिटिसाइज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्रिटिसिज्म किया गया है, इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया, काफी ज्यादा इसको जो है इसके प्रति लोगों ने गुस्सा दिखाया है, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एलाइज, डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट स्टेट्स वाज ओनली एन आर्टिफिशियल वन. Any state could be annexed by merely stating that it was a dependent state. There was not court of appeal to challenge the decision of the court of directors to the company. ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये पद्धति शुरू की थी जिसके जरिए किसी भी स्टेट को एनेक्स किया जा रहा था, अब ये जो राज्य थे इन्हें किसी प्रकार की अपील करने का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का चैलेंज देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो देयर वाज नॉट कोर्ट ऑफ अपील टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। Lord Dalhousie applied the doctrine to serve the imperial design. तो बेसिकली डलहौजी इसे क्यों कर रहे थे, क्यों इसे अप्लाई कर रहे थे, तो वो जो अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, जो अपना साम्राज्यवादी जो नीति थी उसको अप्लाई करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। His hand-headedness becomes quite evident from the fact that some of his decisions were set aside by the court of directors. They did not allow the annexation of state of Kasoli. देखिए कई स्टेट्स को एनेक्स नहीं भी किया गया था, कई स्टेट्स को मान्यता नहीं भी दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। डलहौजी ने जिन स्टेट्स को हड़पा गया था, को एनेक्स किया था, उसकी परमिशन कहां से मिलती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने कई स्टेट्स को नहीं भी मान्यता दी थी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कसोली, तो कसोली जो राज्य था उसे अलाउ नहीं किया गया था एनेक्सेशन का। द स्टेट ऑफ बघात एंड उदयपुर वर आल्सो रिस्टोर्ड टू देयर फॉर्मर राजास बाय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और वहीं पर हम बात करें अगर, तो लॉर्ड कैनिंग ने इन दो स्टेट्स उदयपुर और बघात को उनके फॉर्मर रूलर्स को वापस भी कर दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन सी स्टेट्स, बघात
और बघात और साथ ही जो दूसरा था वो था उदयपुर। बघात और उदयपुर उनके रूलर्स को वापस भी कर दिया गया था बाई द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब रूलर बनते हैं, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के बाद इस पॉलिसी को, इस पद्धति को, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के सिद्धांत को भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और इंडियन रूलर्स को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो अपने हिसाब से किसी भी सक्सेसर को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसे रूलर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या था तो आप सभी को पता है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये जो इंडियन रूलर्स थे, ये जो रियासतों के शासक थे, जो भारतीय राज्य के रूलर्स थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफी सपोर्ट किया था, काफी ज्यादा हेल्प की थी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसलिए हम देखते हैं कि कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उसके द्वारा ये कहा गया था कि जो 1857 रूपी विद्रोह रूपी जो भूचाल आया था, जो तूफान आया था, उस तूफान में अगर देखा जाए तो इन देसी राजाओं ने, देसी शासकों ने, देसी रजवाड़ों ने एक प्रकार से देखा जाए तो बांध के रूप में काम किया था, ठीक है। एक बांध के रूप में उन्हें रोके रखा, संभाले रखा, बचाए रखा। तो अगर ये नहीं होते, अगर इनकी हेल्प नहीं होती तो ब्रिटिश साम्राज्य एक ही लहर में, एक ही बार में क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, ठीक है। तो ये कारण होता है कि इनकी जो स्वामी भक्ति रही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इसके बाद इनके प्रति थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पॉलिसी अप्लाई की गई थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 और इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ड्यूरिंग द रूल ऑफ डलहौजी, और उसमें हम बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का जो एनेक्सेशन किया गया था 1856 1856 में, उसके ऊपर अब फोकस किया जाएगा।